चलिए देखिए, मानव में नियंत्रण और समन्वय को पढ़ते हैं, यानी जब मानव को ही पढ़ रहे हैं तो सेम जंतु में यही प्रक्रिया होगी, समझिए। तो मानव में नियंत्रण और समन्वय को देखें, यानी ह्यूमन इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को देखें, तो मानव में जो नियंत्रण होता है ना, मतलब शरीर को नियंत्रित रखने का जो कार्य करता है, शरीर को नियंत्रित रखने का कार्य करता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, निकलने वाला हार्मोन, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन तथा तथा स्राव तथा नियंत्रित का कार्य करती है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, यानी मस्तिष्क में पाई जाने वाली जो तंत्रिका तंत्र है और अंतःस्रावी ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है, यही मानव शरीर के नियंत्रण रखता है। मानव शरीर पे नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य करने वाला है, वो एक तो अंतःस्रावी ग्रंथि है और दूसरा तंत्रिका तंत्र। अब देखिए, मानव शरीर को नियंत्रित रखने का कार्य, यानी जो शरीर को नियंत्रित रखना जरूरी है। और वैसे भी समझिएगा कि जैसे हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, शरीर का तापमान 37 डिग्री तापमान सेल्सियस में फिक्स है कि 37 डिग्री सेल्सियस होगा। अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान होता है तो आप देखते होंगे कि फीवर आ जाता है। तो शरीर के तापमान को नियंत्रित जिस प्रकार रखना जरूरी है, तो शरीर नियंत्रित रखने के लिए एक तो कार्य करती है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा कार्य करता है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन। अब देखिएगा, हमने बताया कि समझना है कि ग्रंथि जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। ग्रंथि कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा होता है बाह्यस्रावी। एक हो गया अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा बाह्यस्रावी ग्रंथि। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि है ना, इससे स्रावित होता है, स्रावित मतलब निकलना कोई चीज। तो बाह्यस्रावी ग्रंथि से स्रावित होता है एंजाइम, इससे स्रावित होता है एंजाइम। और एंजाइम का काम है भोजन के पाचन में सहायता करना, भोजन के पाचन में सहायता करना, यानी भोजन के पाचन में सहायता करने का जो काम करता है एंजाइम। जो एंजाइम किससे निकलती है? बाह्यस्रावी ग्रंथि से। इससे पहले जैसे पढ़ाए हैं कि सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, और लीवर एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है। अब बाह्यस्रावी ग्रंथि को बाह्यस्रावी क्यों कहते हैं और अंतःस्रावी ग्रंथि को अंतःस्रावी क्यों कहते हैं, तो समझिएगा। एक बात पहले ये समझिए कि बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है, इससे क्या स्रावित होता है? एंजाइम। जबकि अंतःस्रावी जो ग्रंथि होती है, इससे क्या स्रावित होता है? हार्मोन। क्या निकलता है? हार्मोन। और यही हार्मोन हमारे शरीर में नियंत्रित, यानी शरीर को नियंत्रित रखने का जो कार्य करता है, कौन करता है? हार्मोन। और हार्मोन के साथ साथ मस्तिष्क में पाई जाने वाली तंत्रिका तंत्र। अब देखिएगा कि अंतःस्रावी ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जो पदार्थ होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला जो पदार्थ जो होता है, ये ग्रंथि के भीतर, पदार्थ ग्रंथि के भीतर ही स्रावित हो जाता है, ग्रंथि के भीतर ही स्रावित हो जाता है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि को अंतःस्रावी इसलिए कहते हैं क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन या पदार्थ वो ग्रंथि के भीतर ही स्रावित होते हैं, इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। यानी ग्रंथि के भीतर ही हो रहा है। और अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई नली नहीं पाई जाती, कोई नली नहीं पाई जाती है। मतलब इसे निकलने के लिए जो पदार्थ निकलता है, इसे स्रावित होने के लिए कोई अलग से नली नहीं पाई जाती है, इसमें नली नहीं पाई जाती है, बल्कि अंतःस्रावी ग्रंथि में जो पदार्थ निकलता है ग्रंथि के भीतर, ग्रंथि के भीतर ही क्या हो जाता है? स्रावित हो जाता है। यानी अंतःस्रावी ग्रंथि को अंतःस्रावी इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे निकलने वाले जो पदार्थ है वो ग्रंथि के भीतर ही स्रावित हो जाते हैं, इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? अंतःस्रावी। जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि में फर्क है। बाह्यस्रावी ग्रंथि में जो निकलने वाला पदार्थ या एंजाइम है, निकलने वाला पदार्थ या एंजाइम है, ये ग्रंथि के बाहर स्रावित होते हैं, ग्रंथि के बाहर, ग्रंथि के बाहर स्रावित होते हैं। और ग्रंथि के बाहर ध्यान रखना है, ग्रंथि के बाहर स्रावित होने के लिए इसमें क्या लगी होती है? नली लगी होती है।
तो इसमें नली लगी होती है, यानी डक्ट पाया जाता है, इसमें नली पाई जाती है, इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहते हैं? बाह्यस्रावी। तो हम लोगों को बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि में क्या फर्क है पता चला? पहला फर्क यह है कि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन को स्रावित करती है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम स्रावित करती है। दूसरा फर्क क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथि पदार्थ जो भी निकलता है ग्रंथि के भीतर स्रावित होते हैं, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि से जो कोई पदार्थ या एंजाइम निकलती है वो ग्रंथि के बाहर स्रावित होते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में कोई नली नहीं पाई जाती है, जबकि बाह्यस्रावी ग्रंथि के लिए बाहर निकलने के लिए पदार्थ या एंजाइम के लिए क्या लगी होती है? नली लगी होती है। अगर यहाँ तक समझें तो अब इससे आगे समझते हैं। देखिए, अब हमारे शरीर को नियंत्रित रखने के लिए जो अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन है, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के ग्रंथियां हैं, जिससे अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं कई प्रकार हैं जिससे हार्मोन स्रावित होता है। जैसे समझिएगा, अगर ग्रंथि की बात करें तो ग्रंथियों में जैसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये मस्तिष्क में पाई जाती है। जैसे समझना, जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसी को कहते हैं पीयूष ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क से स्रावित होती है। जैसे और समझिएगा, जैसे हो गया पीनियल ग्रंथि भी किससे स्रावित होती है? मस्तिष्क से। ये तीनों ग्रंथियां जो कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। तो मस्तिष्क में पाई जाने वाली 3 अंतःस्रावी ग्रंथि कौन कौन है? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या पीयूष या पीनियल। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? और ये सभी कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि। कैसी ग्रंथि? अंतःस्रावी। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथि को अंतःस्रावी ग्रंथि इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे जो निकलने वाला पदार्थ है ग्रंथि के भीतर ही स्रावित हो जाते हैं। इसे स्रावित होने के लिए बाहर कोई नली लगी रहती नहीं। ध्यान रखिएगा। आगे अगर ग्रंथि की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो जैसे गला जो पाई जाते हैं, गला में कई अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, जैसे थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि है, ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है कहाँ? गला में। थायराइड ग्रंथि को ही अवटु ग्रंथि कहते हैं। थायराइड ग्रंथि को ही अवटु ग्रंथि कहते हैं। फिर गला में ही पाई जाने वाली पैराथायराइड पाई जाती है। पैराथायराइड ग्रंथि को पराअवटु कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पराअवटु कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि गला में पाई जाने वाली कौन कौन सी ग्रंथि है? तो थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड। तो ध्यान रखिएगा कि थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है? गला में। ये दोनों ग्रंथियाँ कैसी है? अंतःस्रावी। कैसी है? और भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, लेकिन एक ही बार बताने से अच्छा एक बार करके पहले पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे। जैसे अभिवृक्क ग्रंथि है, जिसे एड्रीनल ग्रंथि कहते हैं। एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाला एड्रेनेलिन हार्मोन है। तो पहले पढ़ते हैं, वो सब पेट में पाया जाता है, किडनी से चिपक के रहता है। तो जैसे समझिए, पहले सबसे पहले देखते हैं किसको? हाइपोथैलेमस। सबसे पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क। अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो समझिएगा, हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि है, इससे निकलने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या करता है शरीर में? तो समझिएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से स्रावित होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो स्रावित होती है कहाँ से? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। अब इसका कार्य क्या है?
तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य है कि शरीर के आरेखित जो मांसपेशियां होती है, शरीर के आरेखित मांसपेशी में संकुचन का कार्य करता है। संकुचन का कार्य करता है। यानी शरीर के जो मांसपेशियां हैं, शरीर के मांसपेशियों में संकुचन का कार्य करने वाला जो हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। शरीर के मांसपेशियों को संकुचन करने का कार्य करता है। ये हार्मोन का और क्या कार्य है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन समझना है, ये दूध को स्रावित करता है। दूध को स्रावित यानी शरीर के भीतर दूध को स्रावित करने का कार्य करता है। स्रावित करने का कार्य करता है। यानी जब बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के बाद जो बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के बाद जो माता है, जब बच्चे जन्म लेते हैं, जो माता में दूध स्रावित करने का जो कार्य है, दूध स्रावित करने का जो कार्य है वो कौन करता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ध्यान रखिएगा कि आप देखते होंगे, जब समझना है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद समझना है माताओं के शरीर में शरीर के आरेखित मांसपेशियों को संकुचित करता है, और संकुचित के उपरांत दूध का स्रावित होना, दूध के स्रावित यानी बच्चों के जन्म के बाद माताओं में दूध का स्रावित करने का कार्य कौन करता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन? अच्छा देखिएगा, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। लव हार्मोन यानी लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है। लव हार्मोन के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लव हार्मोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये माता यानी मातृत्व मतलब माता, मातृत्व और बच्चों, मातृत्व प्रेम जगाता है। मातृत्व प्रेम जगाता है बच्चों के प्रति। और बच्चों के प्रति मातृत्व प्रेम को जगाने का कार्य करता है। एक माता अपने बच्चे से जन्म के बाद जो दूध का स्रावित होता है और उसे दूध को जो है पिलाती है वो, और दूध स्रावित होता है, तो ध्यान रखना है एक माता और बच्चे के प्रति जो प्रेम होता है उसी को हम लव हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो लव हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जानते हैं? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होने से ही माताओं में दूध स्रावित होता है और जिससे बच्चे उनका सेवन करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो मातृत्व प्रेम जगाने वाला हार्मोन या मातृत्व प्रेम या उसी को क्या कहते हैं? लव हार्मोन। तो ये जो लव हार्मोन है माता और किसके बीच? बच्चों के बीच। माता और बच्चों के बीच लव हार्मोन के नाम से किस हार्मोन को जानते हैं? ऑक्सीटोसिन। और ये शरीर की मांसपेशियों को संकुचित कर देता है, इसलिए दूध का स्रावन होना चालू हो जाता है। यहाँ से आगे देखिएगा, आप ऐसा देखे होंगे कि गाय और भैंस के कुछ ऐसे गाय और भैंस जिसके बछड़े या जिसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो वैसी अवस्थिति में आप देखते होंगे कि जो दूध निकालने वाला होता है डेयरी मालिक, वो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाता है। ऑक्सीटोसिन की सुई, आप ऐसा देखें कि सुई लगाकर दूध को निकालने का कार्य करता है। यानी जिस गाय या बछड़े के बच्चे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो ध्यान रखना है कि गाय और भैंस के थनों से जो दूध है, दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? तो ध्यान रखना, वो सुई किस हार्मोन का रहता है? ऑक्सीटोसिन। जब ऑक्सीटोसिन की सुई लगा दी जाती है तब उसके मांसपेशियों में संकुचन पैदा होता है, अर्थात तब दूध का स्रावन होने लगता है। ध्यान रखना है। तो प्रश्न यहाँ से इस तरह से आएंगे कि गाय और भैंस के थनों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का प्रयोग करते हैं? ऑक्सीटोसिन। किस हार्मोन का? ऑक्सीटोसिन। आगे समझिए, देखिएगा, अब हाइपोथैलेमस ग्रंथि से एक और हार्मोन निकलता है। एक तो हो गया ऑक्सीटोसिन, दूसरा ध्यान रखना है इससे निकलने वाला एक और हार्मोन है वैसोप्रेसिन हार्मोन।
जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है यह भी किस ग्रंथि से निकलता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। अब इसका काम क्या है वैसोप्रेसिन हार्मोन? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन का कार्य है कि शरीर में जल का अवशोषण कराने का कार्य करता है, जल का अवशोषण कराने का कार्य करता है। यानी शरीर के भीतर जल का अवशोषण कराने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन। जैसे समझिएगा, हम जो जल पीते हैं तो हमारे प्रत्येक कोशिका तक जल पहुंचता है। ऐसा नहीं है कि जल पिए और पेट में गया और पेट से डायरेक्ट मूत्राशय में गया और मूत्र मार्ग के जरिए बाहर निकल गया। हमने इससे पहले क्लास की जो पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं कि मूत्र जमा कहाँ होता है? मूत्राशय। मूत्र जमा जो होता है कहाँ होता है? मूत्राशय। और फिर मूत्र मार्ग के जरिए बाहर मूत्र निकल जाता है। मूत्र वाहिनी जो होता है वो मूत्र को ले जाने का कार्य मूत्राशय तक करता है। मूत्राशय से मूत्र मार्ग के जरिए बाहर मूत्र निकल जाता है। कि वैसोप्रेसिन हार्मोन का काम है कि शरीर में जल का अवशोषण कराने का कार्य करता है। हम जल पिए, पेट में गया, पेट से मूत्राशय में गया तो वो जल अवशोषण नहीं हुआ। जल अवशोषण का मतलब होता है पर शरीर के 65% भाग शरीर का जो है जल की मात्रा शरीर में कितना परसेंट? 65%। आप ऐसा देखते होंगे कि जब गर्मी लगने लगता है तो पसीना हर एक कोशिका से वहाँ जो है निकल रहा होता है, ऐसा देखे भी होंगे। अरे प्रत्येक कोशिका से जल निकल रहा होता है जबकि हमने वहाँ जल डाला भी नहीं। हम तो पिए हैं, पेट में जल गया है, लेकिन पूरे पेट में जो जल गया है, ध्यान रखना है, तो प्रत्येक कोशिका तक जल पहुँचता है। तो अगर इस हार्मोन की कमी हुई, वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हुई, तो होगा क्या समझना? वैसोप्रेसिन की हार्मोन की कमी से होगा क्या? जब हम जल पिएंगे ना, ये जल जाएगा कहाँ? पेट में। और पेट के बाद समझना, पेट के बाद चल जाएगा मूत्राशय। पेट के बाद कहाँ चल जाएगा? मूत्राशय। अगर किसकी कमी हुई? वैसोप्रेसिन। अगर ये हार्मोन पर्याप्त मात्रा में शरीर में है तब तो प्रत्येक जल का अवशोषण कोशिका में, शरीर में जल का अवशोषण कराने का कार्य कौन करेगा? वैसोप्रेसिन। हर कोशिका तक जल को आवश्यकता है। शरीर में सबसे ज़्यादा जल की कमी शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता। 1 मिनट के लिए खून कमी हो जाएगा तो वो बर्दाश्त कर लेगा शरीर, लेकिन जल की कमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो प्रत्येक कोशिका तक जल का अवशोषण जो करता है वैसोप्रेसिन हार्मोन। ये हार्मोन कमी हुआ तो जल पिएंगे तो पेट से डायरेक्ट कहाँ चल जाएगा? मूत्राशय में। और ज़्यादा जल पीते रहेंगे तो मूत्राशय में जल जाता रहेगा और मूत्र त्याग करने की इच्छा बार बार होगी। मूत्र त्याग करने की जो इच्छा है बार बार होते रहेगी, बार बार, यानी जल्दी जल्दी मूत्र त्याग करने की इच्छा होगी। और इस रोग को कहते हैं डायूरेसिस। इस रोग को कहते हैं डायूरेसिस, डायूरेसिस रोग। तो ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि डायूरेसिस रोग में आपने पानी पिया, पेट में गया, पेट से मूत्राशय में गया, बार बार जो है मूत्र त्याग करने की इच्छा होगी। और वो हार्मोन की कमी होता है। कौन सा हार्मोन? वैसोप्रेसिन। जब आप डॉक्टर के पास जाइएगा ना, तो आप अगर ऐसा समस्या बताइएगा तो वो क्या करेगा, एक वैसोप्रेसिन हार्मोन स्रावित होने के लिए एक सुई लगाएगा, एंटी डायूरेटिक का एक सुई लगाएगा, एंटी डायूरेटिक का एक सुई लगाएगा, जिससे कौन हार्मोन स्रावित होने लगेगा? वैसोप्रेसिन। और वैसोप्रेसिन जैसे हार्मोन स्रावित होने लगेगा आपको मूत्र त्याग करने की इच्छा बार बार क्या हो जाएगी? समाप्त, यानी मूत्र त्याग करने की इच्छा रुक जाएगी। तो ध्यान रखना है कि प्रश्न यहाँ से कैसे सवाल आ सकते हैं, समझिएगा। पूछा जाएगा कि शरीर में जल का अवशोषण, पानी पी लेना ही जल का अवशोषण नहीं है, पेट में चल गया सिर्फ जल का अवशोषण नहीं है, प्रत्येक कोशिका तक जल पहुँचना ही वो जल का अवशोषण। तो वैसोप्रेसिन हार्मोन जो शरीर में जल को अवशोषण कराने का क्या करता है? कार्य करता है। अगर वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी हुई तो जल पिएंगे पेट से, पेट में मूत्राशय में जाएगा और बार बार मूत्र त्याग करने की क्या होगी? इच्छा होगी। ऐसे में ज़्यादा मूत्र त्याग करने की इच्छा होती है, उसे ही क्या कहते हैं? डायूरेसिस रोग। कौन सा रोग? डायूरेसिस। और डायूरेसिस रोग को समझना है, डॉक्टर के पास जब जाइएगा तो सुई लगाएगा किसका? एंटी डायूरेटिक। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो किसको स्रावित करेगा? वैसोप्रेसिन।
तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसे कहते हैं? तो वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन ध्यान रखना, वैसोप्रेसिन हार्मोन किसे कहते हैं या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसे कहते हैं? तो वैसोप्रेसिन हार्मोन को। ऐसे भी तो सवाल आ सकते हैं कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन किसे कहते हैं? वैसोप्रेसिन हार्मोन को, क्योंकि डायूरेसिस का जस्ट विपरीत, इसमें बार बार मूत्र त्याग करने की इच्छा होगी, जबकि ये सुई लगा देगा तो मूत्र त्याग करने की इच्छा क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, क्योंकि कौन सा हार्मोन स्रावित होने लगेगा? वैसोप्रेसिन। अब देखिएगा, एक तो हाइपोथैलेमस को यहाँ देखिए, हाइपोथैलेमस का और भी कार्य है। हाइपोथैलेमस का और कार्य है, तो ये शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य करता है, नियंत्रित रखता है। अब शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य कौन सी ग्रंथि करता है? हाइपोथैलेमस। और इससे हाइपोथैलेमस में इसमें कई होते हैं, जैसे TSH हार्मोन होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं, TSH हार्मोन होते हैं। तो ये सारे हार्मोन मिल के जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि का कार्य है शरीर के तापमान को क्या रखना? नियंत्रित। तो सवाल आएगा कि शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने का कार्य कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस। आगे मस्तिष्क पढ़ाएंगे तो जैसे कि यही भूख लगना, प्यास लगना, आप जो जग जाते हैं समय पर, वो सब सारी प्रक्रियाएं मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस। तो देखिए हाइपोथैलेमस में ही पाया जा रहा है कौन सी ग्रंथि? मस्तिष्क। कौन सी ग्रंथि? मस्तिष्क ग्रंथि, जो यहाँ तक ध्यान रखिएगा। अब आगे समझिए, हाइपोथैलेमस के बाद अगला ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी या प्यूस। पिट्यूटरी या प्यूस ग्रंथि। देखिएगा, पिट्यूटरी या इसी को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क। यानी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है, ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि कहने का कई रीजन है। एक तो सबसे ज़्यादा हार्मोन को स्रावित करने वाला, सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित होता है इसी ग्रंथि से। सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। इस ग्रंथि का भार लगभग 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम। यानी ये ग्रंथि मटर के दाना देखें, मटर के दाना जितना ही बड़ा होता है, 0.5 ग्राम इसका वजन है। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित करने वाला ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि जिसका भार 0.5 ग्राम है, जो सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित करता है, सबसे ज़्यादा हार्मोन स्रावित करता है। और ये जो ग्रंथि है ना, इतनी छोटी है कि जितनी ग्रंथियां पाई जाती है शरीर में अंतःस्रावी, उन सब में सबसे छोटी है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी अगर पूछे कि ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। आप देखते हैं कि इससे निकलने वाला हार्मोन कौन कौन है, तो समझिए, पहले समझना है। इससे निकलने वाला हार्मोन को समझते हैं, तो एक तो याद रखना GH मतलब ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, इसी को कहते हैं वृद्धि हार्मोन। अब ये क्या करता है वृद्धि हार्मोन? तो देखिए, इस पिछला वाला बिहार पुलिस में ये सवाल आया था, पूछा था कि वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी या, पिछला वाला में जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा था कि वृद्धि हार्मोन या उसी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क।
वृद्धि हार्मोन का क्या काम है शरीर में, तो सुनिएगा। वृद्धि हार्मोन क्या करता है, ये शरीर की लंबाई वृद्धि करता है, शरीर की लंबाई में वृद्धि करता है। यानी ये हार्मोन देखिएगा कि कोई व्यक्ति बहुत ही लंबा होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, मतलब उसमें कौन सा हार्मोन ज़्यादा स्रावित हो रहा है, ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इसमें तो ग्रोथ का मतलब ही वृद्धि हो गया, तो वृद्धि हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा तो शरीर की लंबाई क्या बढ़ेगी, ज़्यादा। जितना ज़्यादा वृद्धि हार्मोन स्रावित होगा उतनी ज़्यादा शरीर की लंबाई ज़्यादा बढ़ेगी। तो ध्यान रखना, ये शरीर की लंबाई के वृद्धि में काम करने वाला हार्मोन कौन हो गया, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो विशिष्ट वृद्धि हार्मोन कहते हैं, किस ग्रंथि से स्रावित होती है, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी। और ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में, जिसे अन्य किस नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से। और सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि भी कौन है, पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, आगे समझिए। दूसरा ध्यान रखना है, एक तो हो गया ग्रोथ हार्मोन जो इससे निकलता है, एक ध्यान रखना है TSH, टी से याद रखना है थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन। जो TSH हार्मोन है ये भी किस ग्रंथि से निकलती है, पीयूष ग्रंथि। आगे हमने बताया, यहाँ देखिएगा कि थायराइड ग्रंथि जिसे अवटु ग्रंथि कहते हैं वो कहाँ पाई जाती है, गला में। और थायराइड TSH हार्मोन है जिसे T से थायराइड, S से स्टिमुलेटेड और H से हार्मोन। जो TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन, ये निकलती है पीयूष ग्रंथि से। अब इसका काम क्या है, तो ये थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित रखता है। थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित रखने में कौन काम करता है, थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, TSH हार्मोन। कौन सा हार्मोन, यानी TSH हार्मोन का कार्य है कि थायराइड ग्रंथि को क्या रखना, नियंत्रित रखना। आगे थायराइड ग्रंथि पढ़ाएंगे तो उसमें समझाएंगे कि क्या होता है। तीसरा ध्यान रखना है, समझना है, तीसरा जो ध्यान रखना है, एक तो MSH मेलासाइटोनिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। ये MSH हार्मोन भी किस ग्रंथि से निकलती है, पीयूष ग्रंथि। MSH हार्मोन जिसे मेलासाइटोनिन स्टिमुलेटेड हार्मोन कहते हैं, ये भी हार्मोन किस ग्रंथि से, पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। अब ये MSH हार्मोन का कार्य क्या है, तो हमारी जो त्वचा है, देखिएगा हमारी जो त्वचा है, त्वचा का जो रंग होता है ना, वो निर्भर करता है, त्वचा का रंग निर्भर करता है मेलानिन पर। मेलानिन यानी इंसान गोरा है या काला है, वो किस पर निर्भर है, मेलानिन। किस पर निर्भर है, तो मेलानिन के कारण ही, ध्यान रखना है, त्वचा का रंग निर्भर करता है मेलानिन। और मेलानिन जो है, मेलानिन यानी एक वर्णक है, एक रंग है जो शरीर के त्वचा के रंगों को क्या करता है, प्रदान करता है। कोई आदमी गोरा है, कोई आदमी काला है, कोई आदमी भूरा है, कोई आदमी बिल्कुल काला है, वो सब किस पर निर्भर है, मेलानिन। और मेलानिन जिसमें निकलने वाले पीयूष ग्रंथि से ये एक हार्मोन है MSH, जो मेलासाइटोनिन स्टिमुलेटेड हार्मोन। अगर ये शरीर में MSH हार्मोन की कमी होती है ना, तो कमी होने के कारण वह होता है सफ़ेद दाग। कमी होने के कारण क्या होता है, सफ़ेद। आप ऐसे व्यक्ति को देखे हैं जिसकी त्वचा सफ़ेद होगा, तो सफ़ेद दाग जो है, सफ़ेद दाग त्वचा पर जो होता है, वो किस हार्मोन की कमी से, MSH हार्मोन की कमी से जो होता है सफ़ेद दाग। ये कोई रोग नहीं है, ध्यान रखना, सफ़ेद दाग कोई रोग नहीं है। और सफ़ेद दाग समझिएगा, सफ़ेद दाग क्यों हो जाता है,
यानी वहाँ की त्वचा से मेलानिन वहाँ बन नहीं रहा है। जैसे समझना है कहीं त्वचा पर इस तरह के अगर सफ़ेद दाग बन गया है तो वहाँ के त्वचा में कौन हार्मोन स्रावित नहीं हो रहा, MSH हार्मोन। MSH हार्मोन वहाँ स्रावित नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ की त्वचा क्या हो चुकी है, सफ़ेद क्या हो चुकी है। अगर उस त्वचा पर बाद में या कभी भी अगर MSH हार्मोन स्रावित हुआ तो फिर से वो त्वचा जैसे सारी त्वचा वैसे ही हो जाएगी। वो सफ़ेद दाग कोई रोग नहीं है, बल्कि समाज में एक अफवाह फैलाया गया है इस तरह के कि दूध और मछली एक साथ खाने से ऐसा होता है। ये बिल्कुल भी बात क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा। और ये कोई रोग नहीं है, ये सामाजिक अफवाह है या और इसका कोई पर इलाज भी नहीं। जब रोगे नहीं है तो इलाज कहाँ से रहेगा। तो ध्यान रखना, वो जो कहते रहता है कि शनिवार और एतवार को मिलिए अरे नहीं ऐसा होता है, सफ़ेद दाग के रोगी शनिवार और एतवार को मिले है ना, इस तरह से नहीं बात करते रहता है। तो कुछ नहीं ठीक करेगा, वो खाली पैसा ठकेगा, क्योंकि सफ़ेद दाग का कोई इलाज नहीं है और सफ़ेद दाग कोई रोग नहीं है। वहाँ की त्वचा से कौन सा हार्मोन नहीं बन रहा, MSH हार्मोन नहीं बन रहा है। इसलिए MSH हार्मोन जब नहीं बन रहा तो वहाँ की त्वचा कैसी हो जा रही, सफ़ेद हो जा रही। तो ध्यान रखना, सफ़ेद दाग कोई रोग नहीं। आगे समझिएगा, तो सफ़ेद दाग जो होता है किस हार्मोन की कमी से, MSH। आगे देखिएगा, चौथा पिट्यूटरी खत्म कर देते हैं। देखिए चौथा ध्यान रखना है FSH ध्यान रखना, ये भी किस ग्रंथि से निकलती है, पिट्यूटरी या व्यूस ग्रंथि। FSH ध्यान रखना है फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। जो फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन है ये क्या करता है तो समझिएगा। फॉलिकल स्टिमुलेटेड जो हार्मोन है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटेड जो हार्मोन है ये स्त्री में यानी महिलाओं में और पुरुषों में, महिलाओं में और पुरुषों में, स्त्रियों में ओवा का निर्माण यानी अंडाणु का निर्माण करता है, जबकि जो पुरुष होते हैं ध्यान रखना है पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण यानी स्पर्म का निर्माण करता है, टेस्टिस के द्वारा, ध्यान रखना है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन जो स्त्रियों में ओवा यानी अंडाणु का निर्माण करता है और पुरुषों में किसका निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण। और ध्यान रखना है ये अट्रैक्टिव हार्मोन है। अट्रैक्टिव का मतलब होता है विपरीत लिंगों के प्रति, मतलब पुरुष को महिला के प्रति आकर्षण करता है और महिला को पुरुष के प्रति आकर्षण करता है। तो अट्रैक्टिव हार्मोन या विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो पैदा करने वाला हार्मोन कौन है, FSH। कौन है, FSH हार्मोन। और FSH हार्मोन एक व्यक्ति को समझना है, FSH हार्मोन एक व्यक्ति को वयस्क, एक व्यक्ति को क्या बनाता है, वयस्क बनाता है। मतलब आप ऐसे भी व्यक्ति को देखे होंगे जो शरीर से तो बड़ा हो गया, उसका एज से तो बड़ा हो गया, लेकिन दिमाग से अभी भी वो बच्चे रखल है। उसमें कौन सा हार्मोन का स्रावन नहीं हो रहा है, FSH। कौन सा हार्मोन, FSH। तो FSH हार्मोन की कमी से फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन स्त्रियों में ओवा यानी अंडाणु का निर्माण करता है और पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण करता है। आगे समझिए पचमा, प्रोलैक्टिन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये भी किस ग्रंथि से स्रावित होती है, पिट्यूटरी। आप खुद देखिए ना, इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हार्मोन की स्रावित कहाँ से हो रही है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि से। और ये इसका कंट्रोल समझना और आगे बताते हैं समझना। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है ना, ये क्या करता है,